का टॉपिक, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैं ऑफर वाला पार्ट पूरा कर लिया था, ऑफर की डेफिनेशन कर ली थी, टाइप्स ऑफ ऑफर्स कर लिए थे, लीगल रूल्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर कर लिए थे। अब अपन आते हैं इसके काउंटर पार्ट एक्सेप्टेंस की तरफ। आ जाइए। तो सर एक बार एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले ऑफर की डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं, क्योंकि ऑफर की डेफिनेशन को ही एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उसमें आके अटैच हो जाती है। तो आइए ऑफर की डेफिनेशन एक बार वापस पढ़ते हैं। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर या प्रपोजल क्या होता है, पढ़ वही करण फारिया। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence, he is said to make an offer or proposal. देखो, when one person signifies to another यानी कि ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, क्या सिग्निफाई करता है? हिज विलिंगनेस, कि मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी इच्छा से मैं ऑफर दे रहा हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप कुछ करें या आप कुछ ना करें, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अदर। क्यों मैं ऑफर देता हूं, उसके पीछे इंटेंशन होता है टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन टूवर्ड, जो भी था कुछ करने के लिए था या कुछ नहीं करने के लिए था, उसके प्रति सामने वाले की कंसेंट। देन ही इज सेड टू मेक एन ऑफर और अ प्रपोजल। ठीक है, ऑफर की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर ली। हम सामने वाले को ऑफर देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कुछ करने या नहीं करने के लिए। क्यों करते हैं? टू टेक हिज कंसेंट। तो फिर अपन ऑफर कम्युनिकेट करें ऐसा बोलते हैं। आ जाओ अब एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पढ़ वही यहां से। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal, when accepted, becomes a promise. अब देखो, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को भी पार्ट्स में यदि आप तोड़ के पढ़ोगे, यू विल फाइंड वेरी मेनी थिंग्स। व्हेन द पर्सन टू whom the offer or proposal is made, ही सिग्निफाइज हिज एसेंट। यानी कि पहला पॉइंट क्या हो गया? ऑफर को एक्सेप्ट करने का राइट किस बंदे को है? जिसको ऑफर दिया गया है। ओनली दैट पर्सन, व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, यानी कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया था, जेड पास में खड़ा था, तो इसको कोई राइट नहीं एक्सेप्ट करने का, क्योंकि ऑफर इसे दिया गया था। ये एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड जेड बोल भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसने एक्सेप्टेड बोल दिया तो ऑफर का जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है और बाकी के एलिमेंट्स होते हैं, वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है सर। तो पहली जरूरी बात, ऑफर को एक्सेप्ट करने का राइट किसको है? द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, केवल उसी को राइट है। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, नंबर वन, यानी कि वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसे प्रपोजल दिया गया है। इफ इट इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। इफ इट इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, इट इज जनरल ऑफर। ये भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो जब पब्लिक एट लार्ज को दिया है, जिसको भी दिया है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, नंबर टू, signifies his assent thereto, यानी कि communicates his assent thereto। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का भी होना चाहिए। हालांकि इससे रिलेटेड रूल्स थोड़े से ट्विस्टेड हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आगे कंफ्यूज मत होना। बट सर, व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made signifies his assent thereto, यानी कि communicates his assent thereto, यानी कि वो अपनी कंसेंट दे देता है, कम्युनिकेट कर देता है, then the offer of proposal is said to be accepted। ऑफर तब एक्सेप्ट हुआ मान लिया जाता है। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन तो यही तक थी। व्हेन द पर्सन टू whom the ऑफर इज मेड और प्रपोजल इज मेड, ही सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू। वो अपने मन में सोच के कि हाँ चलो, इन्होंने मेरे को ऑफर दिया, एक्स ने मुझे ऑफर दिया, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। यदि मन में सोच के रह जाएगा, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, उसे भी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे रूल्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम रूल्स पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना वहां पर।
थोड़े से ट्विस्टेड रूल्स हैं वहां पर, ठीक है। तो सर एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना है किसके द्वारा, कि सर उसी के द्वारा जिसने प्रपोजल दिया है। व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made signifies his assent thereto, the proposal or offer is said to be accepted। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब when the offer is accepted और when the proposal is accepted, वो क्या बनता है रे, वो नेक्स्ट स्टेप में क्या जाके बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो आगे प्रॉमिस की डेफिनेशन इसी में दी हुई है, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। समझने वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई विशेष बात नहीं है। ऑफर की डेफिनेशन को जाके फिक्स कर रहा है, काउंटर कर रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सॉरी। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, लेट्स रीड दी एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस के वैलिड रूल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कल ही बता दिया था ये मैंने आपको काउंटर ऑफर समझाते हुए, कि सर एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदते हैं? तो जैसा ऑफर है एब्सोल्यूटली वैसी ही एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगी। हाँ, मैं आपका घर 1 करोड़ रुपए में खरीदना स्वीकार करता हूं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस आके आगे बढ़ के कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस लगा दी, क्या क्वालिफिकेशंस लगा दी आपने उसमें, मैं एक्सेप्ट तो करता हूं लेकिन मैं 1 करोड़ में नहीं, मैं 90 लाख रुपीज में ही खरीदूंगा, तो ये कोई क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, इट इज जस्ट अ काउंटर ऑफर, ठीक है। और ये भी बताया था, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, ध्यान रखना। और काउंटर ऑफर का भी काउंटर ऑफर शूट हो सकता है, उससे फिर फर्स्ट वाला काउंटर ऑफर लैप्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सर अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बिना किसी क्वालिफिकेशन के होनी चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट, जैसा ऑफर है वैसी होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ गई इसको। All the terms of an offer must be accepted. If all the terms of offer are not accepted, it will not be a valid acceptance. It will be called counter offer. जैसा ऑफर है एब्सोल्युटली वैसी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये ये चीज, सेम चीज एग्जांपल मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। सर एक्सेप्टेंस, किसी ने आपको ऑफर दिया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को यदि कोई ऑफर दिया है, उसका एक्सेप्टेंस अपने मन में ही सोच के और या दिमाग में ही सोच के रख दिया, उसका एक्सेप्टेंस आपने दिमाग में ही सोच के रख दिया, और आपने उसको एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया वापस, तो फिर क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? नहीं, क्योंकि अपन ने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, द एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी सिग्निफाइड, कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। पढ़ गई इसको। At first, there must be communication of an offer and then it can be accepted. If the offer is not communicated, it cannot be accepted. यदि ऑफर को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, तो क्या उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं सर, नहीं किया जा सकता है। एक तो सब जने वीडियो ऑन करो भाई, नेथन रिबेरियो नीव, ठीक है। तो ये जो आज क्लास में इतने कम जन कैसे आए हैं भाई? हाउ कम ओनली 7 पीपल, इंक्लूडिंग मी, ओनली 6 स्टूडेंट्स? क्या कोई किसी का कुछ चल रहा है क्या? कोई एग्जाम या फिर कोई दूसरी क्लास या कोई टेस्ट कुछ चल रहा है क्या? नो आइडिया, नोबडी, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी, देखो सबसे पहले तो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, तो ही तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकेगा। केस लॉ कौन सा लगेगा नितिन रिबेरियो? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर नमित नहीं ज्वाइन करेगा, उसका पेपर चालू है। नमित नहीं ज्वाइन करेगा, उसका पेपर चालू है? तो कम से कम जवाब तो दे देता है यार, कल भी पूछ रहे थे हम लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
तो नेथन रिबेरियो मुझे ये बताइए, जब तक ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं होगा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एक्सेप्टेंस वाला काम कर भी दिया तो भी वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा जब तक कि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक है, तो सर ये कौन से केस लॉ से आ रहा है नेथन रिबेरियो? सर याद नहीं है केस का नाम। पढ़नी चाहिए तुम सबको। हाँ, फुटबॉल खेलने चले जा सकते हो लेकिन मेरा केस लॉ याद नहीं रख सकते हो। हैं? दांडिया का सर काम। केस में जो हुआ वो याद है, वो अरे केस का सर नाम याद नहीं। डांडिया चले गए हैं, डांडिया स्टिक्स फ्री पड़ी हैं, कहो तो पारुल मैम को पार्सल कर देता हूँ मैं, या प्रिया मिस को। दो आती है ना, जोड़ी में आती है, एक पारुल मिस को भेज देता हूँ, एक प्रिया मिस को भेज देता हूँ, दोनों मिलके लगाएंगे जोर से। ठीक है। अबे क्या केस लो, ध्यान नहीं है। बच्चा गुम जाता है, बच्चा गुम जाता है तो घर के सर्वेंट को भेजते हैं ढूंढने के लिए। इतना हिंट दे दिया कि सर ये तो मेरे को ध्यान था, नाम ध्यान नहीं था मेरे को। बताओ केस का नाम क्या है? मीत ब्रदर्स, बताइए। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। वेरी राइट, ही इज राइट। इसके चेहरे पे एक विजयी मुस्कान आ चुकी है क्योंकि डंडे पड़ने से बच गया है ये। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखो नेतन, बात मजाक की अलग है, पर है ना, मैंने आपको कहा था ना, एक केस लॉ का एक पेपर बना लो, एक एक लाइन में कौन से चैप्टर, केस का नाम, उस केस में क्या हुआ, एक दो लाइन में चैप्टर किससे कोरिलेट कर रहा है वो, और ये दो तीन डिस्कस चीजें डिटेल मेंशन करके कहीं चिपका ले यार, उसको आते जाते देखता रहेगा। कितना ही पेपर भर जाएगा, दो चार दस पेपर में तेरा सारा काम हो जाएगा, पूरे लॉ का कोर्स का काम हो जाएगा, इससे ज्यादा केस केस लॉ होंगे नहीं। बेसिक थोड़े बहुत तो आने चाहिए ना यार। मैं कौन सा अब ये निहाल चंद और अमरनाथ पे मैं तुम्हारा फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये लैंडमार्क केस नहीं है। ठीक है, क्या मैंने इसको पढ़ाया या इस पे फोकस किया? नहीं, जो जो फोकस करने वाले केस लॉ है उन्हीं पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है। कार्बोलिक मिसेस कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तुमको इमेजिन करना चाहिए कि तुम किसी स्मोक बॉल को मतलब सूंघ रहे हो, दवाई जैसे कंज्यूम कर रहे हो, अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खुद ऑफर ही कम्युनिकेट होना चाहिए मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को। ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक उसका एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि सर एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम ऑफरी टू दी ऑफरर। एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम ऑफरी टू दी ऑफरर। वापस एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। रूल्स पढ़ेंगे उस समय हिपट मत करना, जो रूल्स हैं वही पढ़ाऊंगा। कई बार नहीं भी कम्युनिकेट, इसने डाला होता है कम्युनिकेशन लेकिन वो पहुंचता नहीं है, तो कैसे है वो हम रूल्स पढ़ेंगे उसके। लेकिन बेसिक रूल क्या है कि सर एक्सेप्टेंस भी वापस जानी चाहिए। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में ही एक बात दी गई है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, यानी एक्सेप्टेंस को भी वापस कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल पढ़ना करण। A offered B to purchase in bike in rupees 10,000. B wrote the acceptance letter but kept the same in his table drawer and did not post it. Since acceptance is not communicated, therefore no contract is formed. एक बार एक लड़की थी, ठीक है, गर्ल नाम था, गर्ल ने मीत को एक चिट्ठी लिखी। ठीक है, मीत को क्या चिट्ठी लिखी? ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? विल यू मैरी मी। ठीक है, मीत ने कहा, क्या कहा मीत ने? मीत मान लो 21 ईयर्स का है। मीत ने कहा अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, लेटर वापस टाइप किया, हाँ मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन उसको है ना टाइप करके या लिख के और अपनी ड्रॉअर में रख दिया उसने। ठीक है, पोस्ट नहीं किया उसको। तो क्या ऑफर का एक्सेप्टेंस आया? नहीं, ऑफर का कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया। वो अलग बात है कि अगले दिन मम्मी को वो है ना ड्रॉअर में पड़ा हुआ लेटर मिल गया और खूब धुनाई हुई इसकी, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अब याद रह जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहां पर टेबल की ड्रॉअर में रख के भूल जाना। अब तुम लोग भूलोगे नहीं, नींद की धुनाई हो चुकी है इसलिए। ठीक है, चलो आ जाओ। नोट नंबर 2। The detailed rules regarding communication of offer and acceptance would be discussed in the next part of the chapter.
wherein separate rules will be discussed regarding various cases. केसेस एंड सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैसे पूरा होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे पूरा होता है, ठीक है, वो हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड रूल्स हैं। केवल अभी तो अपन ने ये पढ़ा है कि हाँ एक्सेप्टेंस भी वापस कम्युनिकेट होनी चाहिए, उससे रिलेटेड रूल्स भी अपने को पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट, अभी तक क्या एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स पढ़े अपन ने एक्सेप्टेंस के लिए। एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, जैसा ऑफर है एब्सोल्युटली वैसी होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर को कम्युनिकेट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन वापस एक्सेप्टेंस का करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। देखो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड पॉइंट है, थोड़ा सा वो कहते हैं ना गोल गोल घुमा घुमा के पॉइंट है, वो वाला है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब्ड मोड। सबसे पहले समझो प्रेस्क्राइब्ड मोड क्या होता है। करण फारिया ने नेथन रिबेरियो को एक चिट्ठी लिखी। क्या चिट्ठी लिखी कि क्या आप मेरी बाइक 2 लाख रुपए में खरीदेंगे, और यदि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आपको मुझे लेटर फॉर्म में ही एक्सेप्टेंस देनी होगी, रिटन लेटर फॉर्म में। बहुत सारे तरीके से दे सकते हैं ना, फोन करके बोल दिया हाँ एक्सेप्टेड, व्हाट्सएप कर दिया हाँ एक्सेप्टेड, लेटर लिख दिया हाँ एक्सेप्टेड, ईमेल कर दिया हाँ एक्सेप्टेड। तो करण फारिया ने मोड ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, किस मोड में एक्सेप्टेंस देनी है वो डिफाइन कर दिया ऑफर में ही, कि यदि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आपको लेटर फॉर्मेट में मुझे देनी होगी। क्या देनी होगी आपको लेटर फॉर्मेट में? लेटर फॉर्मेट में आपको मुझे अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। तो सर अब पहला रूल ये होता है, यदि ऑफरर ने कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब किया हुआ है, ध्यान से समझना स्टेप्स, यदि ऑफरर ने कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब किया हुआ है तो ऑफरी का ये धर्म बनता है कि वो उसी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में अपनी एक्सेप्टेंस दे। क्या ये पहली बात समझ में आ गई कि सर यदि ऑफरर ने कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, किस मोड में एक्सेप्टेंस देनी है वो बताया हुआ है, तो ऑफरी को उसी मोड में देनी है। लेकिन क्या हमारे यहाँ पर हिंदी फिल्मों में जिस तरीके से क्लाइमैक्स नहीं आता, जब तक कहानी में ट्विस्ट नहीं आता है तब तक फिल्म हिट नहीं होती है। तब तक शादी फिल्म कौन देखने जाता है यार, ठीक है, जब तक उसमें ट्विस्ट नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ पर तो ट्विस्ट तो आना ही है। ट्विस्ट क्या आया, यदि ऑफरी ने, जिसको ऑफर दिया गया है, यदि ऑफरी ने अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड में ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड में ऑफर का एक्सेप्टेंस भेजा है, यानी बोला लेटर था लेकिन उसने व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया या फिर ईमेल के थ्रू भेज दिया, तो अब समझना, तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। उल्टा रैदर ये होगा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया था, बोला था कि लेटर में यदि एक्सेप्ट करना है तो प्रेस्क्राइब मोड लेटर है, लेकिन इन्होंने लेटर की बजाय कोई और मोड में एक्सेप्टेंस यहां पर भेज दी। तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, रैदर नाउ द बॉल इज इनटू द कोर्ट ऑफ मिस्टर एक्स, नाउ द बॉल इज इनटू द कोर्ट ऑफ मिस्टर एक्स। गेंद किसके पाले में आ गई? वापस ऑफर देने के वाले के पाले में आ गई, उसको एक्शन लेना पड़ेगा। समझते हो, टेनिस खेल रहे हो, टेनिस में सामने वाले ने शॉट मारा तो बॉल तुम्हारे कोर्ट में, तुमको डिसाइड करना है कि क्या करना है। यदि मिस्टर एक्स वापस कुछ नहीं बोलते हैं, अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड पे मिस्टर एक्स कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने उसे व्हाट्सएप में एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। गलत, अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस आ रही है और उन्होंने वापस कुछ बोला नहीं, तो मान लिया, ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने दूसरे मोड में भी उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यदि ये इन्होंने यदि इनको उस अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड व्हाट्सएप से बाइंड नहीं होना है, तो इनको एक काम करना पड़ेगा, यहां पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि चूंकि आपने प्रेस्क्राइब्ड मोड में अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, इसलिए मैं उससे बाइंड नहीं हो रहा हूं। बात समझ में आ गई?
फ्लो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप क्या क्या बताए कि सर पहला स्टेप है, नोट कर लेना क्योंकि ऐसा कोई समझाएगा नहीं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि यदि कोई प्रेस्क्राइब्ड मोड है एक्सेप्टेंस देने का, तो सर उसी में एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बेसिक रूल है कि सर मिस्टर वाई को, यानी कि जिसे ऑफर दिया गया है ऑफरी को, उसी में एक्सेप्ट करना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मोड में। लेकिन सर यदि उसने अदर देन प्रेस्क्राइब्ड नॉन प्रेस्क्राइब्ड मोड में ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, नॉन प्रेस्क्राइब्ड मोड में कर लिया है, तो अब वापस ऑफर देने वाले मिस्टर एक्स को कुछ करना पड़ेगा। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड में मान लिया जाएगा कि वो ठीक है, उनको चलता है। लेकिन यदि उनको वो प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं चलता है, अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं चलता है, तो उनको यहां पर वापस कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सिंस द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, आई एम नॉट गेटिंग बाउंड बाय इट। ये तीनों स्टेप समझ में आ गए? 1 2 3। यस नितिन रिबेरियो, आगे तेरे को। हाँ सर। महक, मुकुंद, नीव, यश, आ गए भाई? Yes, sir. ठीक है यश यस भैया। सर। यश, यस सर। वीडियो ऑन क्यों नहीं है यश के, नीव के, मुकुंद के? सर मेरे को ठीक नहीं है। तेरे को क्या ठीक नहीं है? सर सर्दी हो गई है। अरे बाप रे। तो तू सोचता है कि तू वीडियो ऑन करेगा तो वीडियो से बाकी लोगों को भी सर्दी कम्युनिकेट हो जाएगी क्या, ट्रांसमिट हो जाएगी? अरे नहीं नहीं सर, बार बार उठना पड़ रहा है मेरे को। क्योंकि कोरोना ने नया रूप ले लिया है क्या कि अब वीडियो से भी ट्रांसमिट हो रहा है? इज इट? नहीं नहीं सर। अरे यार, चल कोई बात नहीं, अपनी इम्यूनिटी सुधारो रे। तुम बच्चे हो, अभी 20 साल के भी नहीं हो, 18 साल के भी नहीं हुए हो, और तुम्हारी इम्यूनिटी, ये तो आधे टाइम तो मुकुंद है ना, वो क्या कहते हैं, बीमारी में ही पड़ा रहता है। ऐसे मत करो। थोड़ा सा खेला करो आधे घंटे, उससे तुम्हारी एक्सरसाइज किया करो, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए तुम लोगों की। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड को समझा दिया। अब इसको पढ़ना चालू करते हैं, बेसिक रूल पढ़ भाई। Where the mode of acceptance is prescribed by the offerer, it must be accepted in that prescribed mode. बेसिक रूल क्या है? यदि कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब किया हुआ है तो सर इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट प्रेस्क्राइब मोड। ये बेसिक रूल है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ से चालू हो जाता है। पढ़ भाई सेकंड पॉइंट। But if the offeree gives acceptance by way of any other mode of acceptance than the one prescribed by the offerer, in this case, A, if the offerer is not insisting on the proposal being accepted in the prescribed manner after the acceptance has been given, the offerer is presumed to have been consented to the acceptance. यदि अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड में आया है और ऑफर देने वाला वो दबाव नहीं बना रहा है कि है ना, नहीं नहीं उसी में एक्सेप्ट करो, तो फिर वो मान लिया जाएगा कि उसने जिस भी मोड में एक्सेप्टेंस दी है अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड, वो उससे कंसेंट कर देता है। ठीक है चलो मान लिया, एक्सेप्टेंस आ गई। पॉइंट नंबर बी। The offerer might insist that since the acceptance is not given in the prescribed mode, therefore he is not consenting to the acceptance. He has got full right not to get bound by such acceptance, but the same needs to be informed to the offeree. ऑफर देने वाले को पूरा राइट है कि चूंकि एक्सेप्टेंस मेरे द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मोड में नहीं दी गई है इसलिए मैं उससे बाइंड नहीं होऊंगा, लेकिन ये बात उसको, सामने वाले को, ऑफरी को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। तभी वो उस एक्सेप्टेंस से बाइंड नहीं होगा, अदरवाइज वो उस एक्सेप्टेंस जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड मोड में है, उससे बाइंड होने लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। बोला लेटर में, भेज दिया व्हाट्सएप में, ईमेल में, तो कैसे डील करने का है। ठीक है, चलिए। फोर्थ असेंशियल एलिमेंट और लीगल रूल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़ गई। Acceptance must be given within a specified date/time. If time is not mentioned, then it should be given within reasonable time. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर हमारे करण फारिया ने यश को एक ऑफर दिया, यश मेरे जमीन का टुकड़ा जो पीस ऑफ लैंड है, क्या तू वो 2 करोड़ रुपए में खरीदता है? ठीक है,
और यदि तुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आज तारीख से 1 महीने के अंदर अंदर तुझे अपना एक्सेप्टेंस मुझे देना होगा। यानी ये ऑफर अगले 1 महीने तक के लिए तेरे लिए खुला है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो यहां पर क्या है, ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी गई। ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी गई। तो यश को यदि अपना एक्सेप्टेंस देना है तो इसे 1 महीने के अंदर देना होगा या नहीं होगा? यस सर। तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। अदरवाइज 1 महीने में एक्सेप्टेंस नहीं दी तो क्या होगा, वो ऑफर लैप्स हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा स्वयं से। 1 महीने 2 दिन बाद दी तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। कई बार आप देखते होगे ना, अखबार में, न्यूज़पेपर्स में या टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, दिस ऑफर इज वैलिड टिल नेक्स्ट 7 डेज। आता है ना, दिस ऑफर इज वैलिड टिल नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, और टिल द स्टॉक लास्ट्स, और टिल द स्टॉक लास्ट्स, या फिर जब तक हमारा स्टॉक लास्ट हो रहा है तब तक हम ये ऑफर आपके लिए वैलिड रख रहे हैं। मतलब या तो अगले 7 दिन या फिर उससे पहले भी खत्म हो सकता है, यदि तीसरे दिन ही हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है तो जो भी पहले हो। तो ऐसा भी कर सकते हैं, टाइम लिमिट इस तरीके से भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर यदि कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करी गई है तो फिर एक्सेप्टेंस कितने टाइम में आनी चाहिए? मान लो करण फारिया ने यश को ऑफर दिया, क्या तू मेरा पीस ऑफ लैंड 2 करोड़ रुपए में खरीदता है क्या? इसने कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करी है यार इस ऑफर के लिए कि कितने टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देना है। तो सर आंसर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन का आंसर होगा कि सर एक्सेप्टेंस मस्ट कम विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड। acceptance must come within a reasonable time period। सर रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है कि सर लॉ में कहीं पर भी इस रीजनेबल टाइम पीरियड को डिफाइन नहीं किया गया है कि रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है। इट वेरीज, रीजनेबल टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। रीजनेबल टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। बात समझ में आ गई? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रीजनेबल टाइम पीरियड होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, कि सर आप लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हो, मतलब या घर में कोई करता है, या कभी उसमें घर पे चलता हुआ बोल्ट देखा होगा ना, जिसमें रेड और ग्रीन लाइटें जलती बुझती रहती हैं, या रेड और ब्लू लाइट चलती, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें प्राइसेस चेंज होती है। उसमें तो हर सेकंड प्राइसेस चेंज होती रहती है। तो किसी ने आपको ये बोला, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, रिलायंस के शेयर 1,000 रुपए में खरीदते हो क्या? मेरे से 50 शेयर 1,000 रुपए में खरीदते हो क्या? तो इधर रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो गया, कुछ मिनट्स हो गए बस। अपने आप सिचुएशन से रीजनेबल टाइम पीरियड निकल के आ गया या नहीं आ गया? रीजनेबल टाइम कहीं डिफाइन नहीं किया होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे रीजनेबल टाइम वेरी करता है। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम इस सिचुएशन में क्या आ गया कि सर फ्यू मिनट्स। ठीक है, अब करण फारिया ने यश को बोला, क्या मेरा जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदता है, और कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ अपने आप रीजनेबल टाइम पीरियड क्या आ गया सर? 8 दिन, 10 दिन, ज्यादा में ज्यादा 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। इससे ज्यादा ये ऑफर इसके लिए ओपन नहीं रहेगा। ठीक है, रीजनेबल टाइम पीरियड यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन से ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि यश बाबा उड़ते हुए 50 साल बाद आए, यश बाबा उड़ते हुए 50 साल बाद आए और बोले, तूने मुझे 50 साल पहले ऑफर दिया था, मैं आज उसे एक्सेप्ट करता हूँ, ला तेरी जमीन 2 करोड़ रुपए में। 50 साल में वो 2 करोड़ की जमीन है ना, 200 करोड़ रुपए की हो चुकी होगी। ठीक है, तो अपने आप समझ में आ गया आपको? यस सर, कि ऑफर या तो कोई प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है तो एक्सेप्टेंस उस प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर आ जानी चाहिए, और यदि कोई प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं है तो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आ जानी चाहिए। रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है ये लॉ में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। रीजनेबल टाइम पीरियड सिचुएशन टू सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है, उस हिसाब से हमको एक अंदाजा लगा के चलना होएगा। डिप्लोमेटिक जवाब दिया जा रहा है रीजनेबल टाइम पीरियड को लेके। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है,
चलिए आइए पढ़ते हैं। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड डेट और टाइम, और इफ नो टाइम इज मेंशन्ड then it should be given within a reasonable time. Example number 1 पढ़ते हैं। A offers to sell his car for rupees 30,000, saying to reply by Sunday next. In this case, if A wants to accept the offer, he should reply by Sunday next. Otherwise, A may reject the acceptance of B. Thus, if B accepts the offer on next Monday, A may refuse to sell his car. ए मे रिफ्यूज टू सेल हिज कार, बोल सकता है भैया तेरी एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में नहीं आई है इसलिए मैं इससे बाइंड नहीं होता, मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा ऑफर पहले ही लैप्स हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। The word reasonable time has nowhere been defined under law and would depend on facts and circumstances of each and every particular case-to-case basis. ये भी कुछ समझा दिया है, आ जाओ एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। Madhu? हाँ जी बिल्कुल पढ़िए। A offers B to send prescribed amount of crackers to sell on his shop for Deepavali purpose. Although no time limit prescribed, it is understood that the acceptance needs to be communicated very much in advance before Deepavali so that A gets time to sell crackers on his shop. If the offer is accepted after Deepavali or just one day before Deepavali, then the acceptance cannot be said to have come within a reasonable time period. दीपावली का ही समय आ रहा है, सब समझदार हैं आप लोग, ठीक है, क्या एग्जाम्पल आया है। ठीक है, अब मान लो कि हमारा मुकुंद जो है वो उसने एक दुकान लगाई है, कौन सी, फायर क्रैकर्स की दुकान लगाना चाह रहा है। ठीक है सर, तो इसने क्या है, ये क्रैकर मैन्युफैक्चरर को बोला भैया मेरे को ये माल चाहिए, इतने इतने रुपए का मेरा बजट है, क्या आप मुझे देंगे। क्रैकर मैन्युफैक्चरर को यदि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, कोई टाइम लिमिट तो प्रेस्क्राइब करी नहीं मुकुंद ने, ठीक है, कि इतने टाइम में बता दीजिएगा। तो सर क्रैकर मैन्युफैक्चरर को यदि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो सर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना होगा। रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है कि सर कम से कम दीपावली के 10-15 दिन पहले तो एक्सेप्ट करके माल भेजना होगा, ताकि ये उसको दीपावली से 5-10 दिन पहले खपाना स्टार्ट कर सके, बेचना स्टार्ट कर सके। यदि तो अपने आप रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो गया कि सर सर्कमस्टेंस बता रही है कि दीपावली से कम 15 दिन पहले तो एक्सेप्ट करके माल भेजना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये इसने दीपावली से एक दिन पहले बोला ओके एक्सेप्टेड, तो कब ये भेजेगा, कब ये माल खपाएगा। ठीक है, या फिर दीपावली के एक दिन बाद बोलता है ओके एक्सेप्टेड, सर ये ऑफर अब लैप्स हो चुका है, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस के हिसाब से अपने आप रीजनेबल टाइम पीरियड डिसाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या 364 दिन एडवांस में अगली दीपावली के लिए थोड़ी ना मुकुंद क्रैकर्स खरीद रहा है, इतना भी गया भी था, वो कहते हैं ना बद दिमाग नहीं है ये, इतनी समझ है इसमें। ठीक है, तो